हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट जो है मैकाले, गरजात एवं राजमहल की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, क्या है मैकाले, गरजात एवं राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके पहले हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़े थे और छोटा नागपुर के आसपास यानी जो अन्य पहाड़ियाँ फैली हुई है वो आपको हम बताए थे। जैसे मैकाले की पहाड़ियाँ हो गई, मैकाले श्रेणी हो गई। यहाँ पर हम लोग देखे थे बघेलखंड यानी बुंदेलखंड, ठीक है। और इसमें आपका गरजात की पहाड़ी है, दनकरण है, राजमहल की पहाड़ी है। तो आज हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि इसमें से जितना संभव हो मैं आपको बता दूं। जैसे कि राजमहल की पहाड़ी हो गया और मैकाले की पहाड़ी हो गया और गरजात की पहाड़ी, इन तीनों टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं मैकाले श्रेणी पर। ये जो आपके मैकाले जो श्रेणी है, यदि जो दिखाई दे रहा है, इसको हम एक बार यहाँ अलग मैप में यहाँ बना लेते हैं। जो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कौन? आपका मैकाले श्रेणी। तो मैकाले श्रेणी आपका इस प्रकार से है। ये आपका मैकाले श्रेणी है। थोड़ा सा एक बार मैप देख लीजिएगा। अब वो स्टेट हम नहीं बनाएंगे, बस आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी श्रेणी? तो मैकाले श्रेणी, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया लगभग, मान लीजिए मैकाले श्रेणी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैकाले श्रेणी से अनेक प्रकार की नदियां यहां पर निकलती है, ठीक है। और जो नदियां निकलती है वो अलग अलग दिशाओं में यानी अपने जल को क्या करती है? वहन करती है। जो मैकाले श्रेणी है, मैकाले श्रेणी से यानी विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती है और वो क्या करती है यानी अलग अलग दिशाओं में। ये नहीं कि सभी नदियां एक ही दिशा में है। यानी मैकाले जो श्रेणी है एक प्रकार बोल सकते हैं कि जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अब जल विभाजक कैसे? जैसे हम देखेंगे, एक तरफ आपका नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, जो अमरकंटक, इसकी जो चोटी है एक अमरकंटक, ठीक है। मैकाले श्रेणी की ही चोटी है अमरकंटक। और यहाँ से एक नदी इधर आती है आपकी पूर्व की तरफ। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से एक नदी आती है आपकी पूर्व की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। तो ये जो नदी है, एक यहाँ से तो नर्मदा नदी आती है और इसी के जस्ट बगल में हम देखेंगे कि एक नदी आपकी इधर चली आती है, जिसके बारे में हम कल पढ़े थे, यानी महानदी। ये महानदी यहाँ से आती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और एक नदी यहीं से पार करके इधर आपकी है इंद्रावती नदी, ठीक है। ये क्या करती है? इंद्रावती नदी। और इसी के एक उत्तर में जाता है आपका, यहाँ से देखेंगे आपका सोन नदी, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि प्रमुख रूप से यानी दो नदियों के बारे में याद रखना है। ये आपका नर्मदा है, नर्मदा सोन नदी, और इधर एक आती है आपका महानदी, और एक है आपका इंद्रावती, ठीक है। अब ये प्रमुख नदी है। तो ये हम क्या बोलेंगे यानी मैकाले जो श्रेणी है, एक तो क्या करता है? जल विभाजक रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये जल विभाजक रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, यह एक जो है आपका सतपुरा श्रेणी का ही यानी पूर्व में विस्तार है। जो सतपुरा श्रेणी हम लोग जो देखे थे, सतपुरा श्रेणी का ही ये पूर्व में क्या हुआ है? एक अंग है, बोल सकते हैं कि सतपुरा श्रेणी का ही एक अंग है जो आपका पूर्व तक क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। ये प्रमुख रूप से। और यह जो है यानी दो राज्यों के सीमा पर अवस्थित है। किन किन राज्यों के? तो एक छत्तीसगढ़ हो सकता है और दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, यानी दोनों के सीमाओं पर ये क्या है आपका मैकाले की श्रेणी स्थित है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को पहले हम लोग लिख ले, इसको आप समझ लीजिएगा। ये तो हम मैकाले श्रेणी के बारे में लगभग हर चैप्टर में पढ़ते ही आ रहे हैं लगभग कुछ ना कुछ। तो इसको हम जो यहाँ से प्रमुख बिंदु बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर ले। चलिए सबसे पहले क्या है कि जो आपकी मैकाले श्रेणी है, मैकाले श्रेणी मुख्य रूप से या मुख्यतः दो राज्यों के सीमाओं पर क्या है? स्थित है। दो राज्यों के सीमाओं पर स्थित है। एक जो राज्य है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ और दूसरा जो है वो आपका है मध्य प्रदेश। अगर आपकी यह स्थिति के बारे में पूछे कि यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि यह आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पर क्या है, स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि यह जो आपका है यह पूर्वी श्रेणी का ही, आपका सतपुरा श्रेणी का ही एक पूर्व में फैला हुआ रूप है। यह सतपुरा श्रेणी का ही अंग है जो पूर्व तक फैला है। ठीक है, ये किसका अंग है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सतपुरा श्रेणी का ही अंग है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि यह जो है जल विभाजक रूप में कार्य करता है। यह नर्मदा एवं महानदी के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो है देखेंगे कि इसका जो विस्तार हुआ है, इसका विस्तार खासकर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हुआ है, खासकर छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में हुआ है। एक में हम इसमें याद रखेंगे, एक में राजनांदगांव गांव, दूसरा आपका लिख सकते हैं करवधा, तीसरा बिलासपुर, मुंगेली, पेड्रो जिला है वहीं पर, मरवाड़ी है, आदि कर दीजिएगा। आदि जिलों में क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो यह चट्टान यानी जो है ये यहाँ पर चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है, तो धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ यानी धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाएगा। यहाँ धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब देखिए धरवार के साथ साथ यहाँ कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। कुछ भागों में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। जहां अब देखेंगे भाई कुडप्पा क्रम में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों में फ्लोराइड पाए जाते हैं। जहां फ्लोराइड आदि पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगला बिंदु क्या होगा, देखेंगे कि यह जो है, अब बताइए कि पश्चिम में है जो मानसूनी हवाएं इधर से अगर जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एकालिस श्रेणी बना रहे हैं, एक थोड़ा सा इसको आप तो बड़ा करके बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको उतना समझ में ना आए, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। मान लीजिए कि यह आपका है मेघालय रेंज,
ठीक है। तो मैकाले रेंज ये अगर है तो एक बात बताइए कि पश्चिम में ये ऊंचा भी है, ठीक है, इसको ऊंचाई क्षेत्रफल सब बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ से जो मानसूनी हवाएं जाती है, मानसूनी हवाएं यहाँ से अगर जा रही है तो मानसूनी हवा जो है पूर्व पश्चिम की तरफ, ये तो पश्चिमी भाग है और ये पूर्व का भाग है, तो पश्चिमी भाग में जो मानसूनी हवाएं जाती है इसको रोककर वर्षा करा देता है, लेकिन पूर्व की तरफ यानी वर्षा नहीं हो पाती है। तो पूर्वी क्षेत्र जो होता है वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, वहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ये भी पॉइंट इसमें क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैकाले का पूर्वी भाग, मैकाले का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। यहाँ वर्षा नहीं होती है, कम होती है, लिख सकते हैं कम होती है, ठीक है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होती है, ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा अब इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी सर्वोच्च चोटी भी होगी, तो ये भी पॉइंट लिखिएगा। मैकाले की सर्वोच्च चोटी, मैकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन होगा, बदरगढ़ है, और इसकी ऊंचाई जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा 1176 मीटर है, 1176 मीटर है। अब बदरगढ़ यहीं पर अवस्थित है, यहाँ इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर बदरगढ़, यहाँ पर है आपका अमरकंटक, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंची बदरगढ़ है, ये अमरकंटक है, लिख लीजिएगा अमरकंटक, और ये हो जाएगा बदरगढ़। सर्वोच्च चोटी ऊंचाई 1176 मीटर, ये पॉइंट डाल लीजिएगा। ये जो आपका मैकाले श्रेणी है, यहाँ पर बैगा जनजातियों का निवास स्थल माना जाता है, मैकाले के आसपास, यानी बैगा जनजातियों का ही निवास स्थल माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर बैगा जनजाति ही रहना शुरू किए थे, और बैगा जनजातियों का एक इतिहास रहा है। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए, जो हमारी पुरानी कथा जो बताती है, तो पुरानी कथाओं के अनुसार यानी आग का खोज इन्हीं बैगा जनजातियों के द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखें कि यानी मैकाले श्रेणी में बैगा जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, और पुरानी कथाओं के अनुसार जो है बैगा जनजाति ने ही क्या किया था, आग का खोज किया था। ये भी पॉइंट हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम ऊपर से मिटाएं, और क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, यहाँ से मिटा दें। चलिए, तो इसमें हमको और पॉइंट क्या डालना है, इसमें हम लिखेंगे आपका पुरानी या मैकाले को बैगा जनजातियों के घर कहा जाता है, मैकाले को बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है, घर कहा जाता है, क्योंकि मैकाले श्रेणी पर बैगा जनजाति ही निवास करते हैं, प्रमुख जनजाति ही प्रमुख रूप से निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार
पौराणिक कथाओं के अनुसार बैगा जनजाति ने ही आग का आविष्कार किया था, या बोल सकते हैं खोज किया था। आग का खोज किया था किस काल में? पाषाण काल में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। कब हुआ था जी? पूरा पाषाण काल में, या पाषाण काल याद रखिए, पूरा पाषाण काल में। लेकिन आज उपयोग कब सीखे थे? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब पॉइंट क्या करना है आपको, याद रखना है। अब देखें कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो यहाँ की लिखेंगे कि भाई यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है। अनेक नदियाँ निकलती है। वो कौन कौन सी नदी है? तो इसको याद रखिएगा। देख सकते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा। दूसरा हो जाएगी सोन नदी, और तीसरी हो जाएगी महानदी, और चौथी हो जाएगी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। तो इसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे, बार बार मैं उसको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक ट्रिक क्या था कि सोनू इंद्रावती, मतलब मैकाले से निकलने वाली नदियों को आप याद कर सकते हैं। सोनू, इंद्रावती, महान, नाम, अमर रहे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं। सोनू, इंद्रावती, महान, नाम, अमर रहे। अब सोनू से क्या होगा जी? सोनू से सोन नदी, इंद्रावती से इंद्रावती, ठीक है, महान से महानदी, और नाम से नर्मदा नदी। ठीक है, अमर मतलब अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किसकी चोटी है? तो हम बोल सकते हैं कि मैकाले की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए, मैं आज थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। मैंने ये सब हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। कुछ यहाँ की प्रमुख बिंदु है जिसको हम क्या कर दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। साइड में एक शादी विवाह का माहौल है, तो मैं उनको रुका कर रखा हूँ, भैया अभी साउंड मत बजाइए, थोड़ा सा मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, उसके बाद साउंड बजाइएगा। कारण यह है कि एक ऐसे ही साइड में एक साउंड बज रहा था, हाँ, डीजे वगैरह, और हम वीडियो बना रहे थे, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। ठीक है, तो सॉन्ग इसमें आ ही जाएगा, कितना मैं रोकने का प्रयास करूँगा। तो माइक वगैरह टान ही लेता है आवाज़ को, इसलिए थोड़ा सा आज इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। क्या क्या याद रखना है मैकाले से? मैकाले से याद रखना है कि मैकाले जो है वो किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो मैकाले, एकदम ध्यान सुनिएगा, मैकाले जो है दो राज्यों के बीच में अवस्थित है, एक मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़। तो बोल सकते हैं कि मैकाले जो श्रेणी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ यह जो है एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जिसके कारण यानी कौन कौन नदियों के बीच में जल विभाजक कार्य करती है? तो दो प्रमुख नदियाँ होगी, एक तो नर्मदा जो पूरब की तरफ बहती है, और दूसरा महानदी जो दूसरा महानदी जो पूरब की तरफ बहती है, और एक नर्मदा जो पश्चिम की तरफ बहती है। ये अरब सागर में गिरेगी और वो बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो ये जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। उसके साथ ही यह उत्तर की तरफ देखेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो डायरेक्ट जाकर कहाँ निकलती है, कहाँ मिलती है? आपका गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, सोन। और एक नदी आपका यहाँ से इंद्रावती निकलती है, ये भी आपका दक्षिण में आकर गिरती है। तो ये मतलब जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर कौन सी जनजाति लोग निवास करते हैं? तो बैगा जनजाति क्या करते थे? बैगा जनजाति ही यहाँ प्रमुख रूप से निवास करते हैं। और बैगा जनजातियों के निवास के कारण यानी बोल सकते हैं कि इन्हें मैकाल श्रेणी को बैगा जनजातियों का निवास स्थल कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि बैगा जनजातियों के द्वारा यानी पुरानी कथा के अनुसार अगर आप जाने तो बैगा जनजातियों ने क्या किया था, यानी पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया था। ठीक है, दूसरी बात यानी इसका विस्तार जो है खासकर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं इसको याद रखना है। राजनांदगांव, ठीक है,
कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, पेड्रो और मारवाड़ी आदि कुछ मतलब ये जिले हैं जहाँ पर ये खासकर इन प्रमुख से फैली हुई है। अगर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में से चुनना ऑप्शन हो तो छत्तीसगढ़ चुनें, क्योंकि अधिकतर भाग इसका छत्तीसगढ़ में है, कुछ भाग आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मैकाले जो श्रेणी है वो आपका सतपुरा श्रेणी का ही एक अंश है, ठीक है। यानी सतपुरा श्रेणी, हम सतपुरा श्रेणी पढ़े थे, नहीं पढ़े अभी, तो आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। यानी सतपुरा श्रेणी जो आगे गई है, अनेक शाखाओं में बढ़ गई है सतपुरा श्रेणी छोटे छोटे भागों में, तो उसका पूर्वी भाग है आपका मैकाले श्रेणी। याद ये रखना है कि मैकाले श्रेणी यानी सतपुरा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, जो आपका पूर्व तक क्या हुई है, फैली है। यानी यहाँ धरवार और दोनों प्रकार की चट्टान पाई जाती है। धरवार प्रकार की चट्टान भी पाई जाती है और कुडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। धरवार प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर क्या लौह अयस्क प्राप्त होता है। हम आपको बताया है कि आर्कियन और धरवार, ठीक है, आर्कियन और धरवार जहाँ चट्टान पाए जाएंगे वहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा यानी जितने भी धात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे। आपको याद रखना है कि आर्कियन और धरवार, ठीक है। नहीं वीडियो देखे हैं तो जाकर चट्टान जो हम चैप्टर पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा एक बार। तो आर्कियन और धरवार जहाँ जहाँ चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर आर्कियन तो नहीं है, लेकिन धरवार है और धरवार के साथ साथ कुडप्पा है। तो धरवार चट्टान में आपको क्या पाया जाता है, धरवार में लौह अयस्क पाया जाएगा। और दूसरा एक चट्टान है यहाँ पर कुडप्पा, और कुडप्पा में फ्लोराइड आदि, यहाँ पर फ्लोराइड का उत्पादन होता है, फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे कि कुडप्पा मैकाले का पूर्वी भाग जो है वो, जो इधर पूर्वी भाग जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि पश्चिम से ही यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये जैसे भारत में अरब सागर से प्रवेश करेगी तो ये हवाएं जाएगी, मानसूनी हवाएं, तो यहीं ऊंचा है तो ये क्या कर लेगा, ये अपने पास ही रोक लेगा, इन हवाओं को पार करने नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहीं पे बारिश हो जाता है अधिक। यानी पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है और पूर्वी क्षेत्र में हवा नहीं जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है, मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। याद रखना है यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ है वो आपको याद रखना है। प्रमुख नदी जो है आपका वहीं होगी, 4 नदियाँ, नर्मदा, सोन, महानदी और इंद्रावती। इसके लिए हमने ट्रिक भी बता दिया है, सोनू, इंद्रावती, महान, नाम अमर रहे। सोनू से सोन नदी, इंद्रावती से इंद्रावती नदी, महान से महानदी, नाम से नर्मदा, अमर से माने अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मतलब मैकाले पर ही स्थित है अमरकंटक। क्लियर। अगर पूछे कि मैकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो मैकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो आपका बदरगढ़ है, इसकी सर्वोच्च ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर है, यानी बदरगढ़ का, ठीक है। तो ये पॉइंट यानी आप लगभग समझ गए होंगे, यही आपका मैकाले श्रेणी से संबंधित था, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूँ। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। अब देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार के जस्ट पूरब में आपकी है राजमहल की पहाड़ियाँ। ये मान लीजिए छोटा नागपुर पठार, और इसके पूरब में आपका स्थित है कौन, राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर इससे सटा हुआ ही भाग है, ये है राजमहल की पहाड़ी। इस थोड़ा सा इसको मैप को बना लीजिएगा आप। ये है छोटा नागपुर पठार आपका। छोटा नागपुर का पठार, और ये है राजमहल की पहाड़ी। अभी जो राजमहल की पहाड़ी है ये स्थित कहाँ है, ये आपका स्थित है यानी झारखंड में ही, झारखंड में तो स्थित है, ये आपका स्थित है संथाल परगना में। और याद ये रखना है कि संथाल परगना में स्थित है, और संथाल परगना में ही एक साहिबगंज क्षेत्र है, ठीक है, साहिबगंज। इसका नाम जो है राजमहल की पहाड़ियाँ क्यों पड़ा, तो साहिबगंज में एक नगर है जिसका नाम है राजमहल,
ठीक है, राजमहल नगर, और उसी के नाम पे इसका नाम जो है क्या पड़ा, राजमहल का नाम पड़ गया। बस समझ रहे हैं ना। तो याद ये रखना है कि राजमहल कौन सी पारी है, राजमहल है, राजमहल, और इसका नामकरण, इनका नामकरण जो देखेंगे ये किस प्रकार हुआ है, तो साहिबगंज जिले के राजमहल नगर के नाम पर, साहिबगंज जिले के राजमहल के साहिबगंज जिले में स्थित राजमहल नगर के नाम पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे अनेक छोटी बड़ी चोटियाँ हैं जो 200 से 300 मीटर ऊंची है, यानी अनेक छोटी बड़ी चोटियाँ यहाँ पर जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या है, स्थित है। मतलब ये सभी जगह है, ये आसपास में उत्तर से दक्षिण क्रम एकदम क्रमबद्ध है। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अनेक छोटी बड़ी क्या है, यहाँ पर चोटियाँ हैं, अनेक छोटी छोटी चोटियाँ है, याद रखना है, छोटी छोटी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई जो लगभग है 200 से 300 मीटर, यानी इन सब की ऊंचाई जो है 200 से 300 मीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण में ये क्रम में अवस्थित है। इसका कुल अगर क्षेत्रफल देखें तो इनका कुल जो क्षेत्रफल होगा वो कितना है, तो लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये किस प्रकार के चट्टान है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। यहाँ अनेक वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। अनेक वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं, जिस कारण भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसे राष्ट्रीय जीवाश्म घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है, तो नदी आपकी लगभग, यानी जो झारखंड से होते हुए गंगा जो नदी निकलती है इसके पास से ही गुजरती है। ठीक है, जो झारखंड में थोड़ा सा ही सही इसका प्रवेश करता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। तो एक बार इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे संबंधित पॉइंट को नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। याद क्या क्या रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। छोटा नागपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। नंबर 1 कि यह झारखंड के झारखंड के संथाल परगना जिले में एक श्रेणी के रूप में स्थित है। एक श्रेणी के रूप में स्थित है। इसका नामकरण साहिबगंज जिले में स्थित राजमहल नगर के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में
उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई हैं जिनकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। क्या याद रखना है, ये उत्तर से दक्षिणी क्रम में फैली हुई है जिसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, चट्टान कौन सा पाया जाएगा, लिखेंगे यहाँ गोंडवाना प्रकार का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की मृदा जो है वो लाल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लौह अयस्क, जब गोंडवाना है तो लौह अयस्क पाया जाएगा। यहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ अनेकों वनस्पति जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिनके कारण इन क्षेत्रों को भारतीय भूवैज्ञानिकों द्वारा इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ 6.8 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व, सबसे पुराना बोल सकते हैं। 6.8 से दिखाई दे रहा होगा, ये भी वर्ड लिखेंगे यहाँ 6.8 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। वनस्पति जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यही कुछ क्या है आपके राजमहल की पहाड़ियों की विशेषता है। ठीक है, कुछ खास याद इसमें नहीं रखना है, बस आपको यही याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से झारखंड में स्थित है। झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो संथाल परगना में स्थित है। झारखंड में कहाँ, संथाल परगना में स्थित है। और इसका नाम राजमहल कैसे पड़ा, तो हम देखेंगे साहिबगंज एक जिला है झारखंड में, और साहिबगंज में एक नगर है राजमहल नगर, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ गई। ठीक है, यह देखेंगे कि भाई उत्तर से दक्षिण में राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण में स्थित है, देख रहे हैं आप, उत्तर से दक्षिणी क्रम में स्थित है। और अनेक छोटी छोटी क्या है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और जिनकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, इनकी ऊंचाई जो है आपका 200 से 300 मीटर के आसपास है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, छोटी छोटी है, यानी 200 से 300 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई है। यह अगर देखा जाए तो यहाँ की चट्टान जो है यहाँ किस प्रकार का होता है, तो यह गोंडवाना क्रम का यहाँ चट्टान पाया जाता है। और यहाँ के मृदा का रंग जो है वो लाल है, याद रखना है, मृदा का रंग, ये लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। यहाँ लौह अयस्क
पाए जाएंगे, क्योंकि अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है तो स्पष्ट है क्या पाया जाएगा, लौह अयस्क और कोयला। ठीक है, कोयला भी पाया जाएगा और लौह अयस्क भी पाया जाएगा। यहाँ अनेकों वनस्पति जीवाश्म प्राप्त हुए, जिनके कारण क्या है, इन क्षेत्रों को भारतीय भूवैज्ञानिकों द्वारा क्या बोला गया है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। अगर पूछे किन क्षेत्रों को भारतीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है, तो याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ियों को भारतीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ सबसे पुराने यानी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पुराना आप कितना दिन के पुराना जी, 6 से 8 यानी 6.8 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। बस ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, या गरजात की पहाड़ियाँ पढ़ ही लिया, चलिए इसको पढ़ ही लिया जाए, काहे के लिए छोड़ा जाए। चलिए, तो आपको बस क्या करना है, बस इतना आपको याद रखना है राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, तो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट लिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आज ये तीनों टॉपिक को क्या करेंगे, समाप्त ही कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटी छोटी सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपका दंडका रन की पहाड़ी, और दंडका रन थोड़ा सा बड़ा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए गरजात की जो पहाड़ी है, आप देखिए मैप में यहाँ पर देखिए कि महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन के पास ये आपके गरजात की पहाड़ी है। क्या है, ये आपकी गरजात की पहाड़ियाँ हैं। बस समझ रहा है ना। तो आप देखिएगा कि यह उड़ीसा के तटीय प्रदेश में स्थित है, तटीय प्रदेश में सटा हुआ है ना जी। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले क्या, पहले हम इसका मैप एक बना लें। ठीक है, मैप बना लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि और थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, क्योंकि हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। अभी मैं सोचिएगा कि सर इतना बड़ा क्यों बना है। मान लीजिए क्या है आपका, ये हो गया आपका गरजात की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब ये जो है उड़ीसा के तटीय प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये गरजात की पहाड़ी है, लिख लीजिए उड़ीसा की तटीय प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले ये उड़ीसा के तटीय प्रदेश में स्थित है। यहाँ जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तटीय प्रदेश में ही। चलिए इसको बड़ा ही रहने दीजिए। छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिस तरह हम लोग देखे थे आपका, इसी क्रम में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ भाग में आपका ये जो पश्चिमी जो भाग होगा, ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र होगा, सॉरी पूर्वी भाग, ये जो होता है आपका पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र होता है। और ये जो मैदान है, इनको यहाँ बुलाया जाता है मर्ग। क्या बुलाया जाता है, मर्ग, मैदानी क्षेत्र को, मैदानी क्षेत्र को। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग हम लोग पढ़े थे जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार यानी ये उड़ीसा में ये जो मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र, इसको क्या बुलाता है, मर्ग बुलाता है। और ये मैदानी क्षेत्र बना कैसे है, तो हम देखेंगे कि गरजात के पहाड़ियों को काटती हुई कौन नदी आ रही थी, तो महानदी आ रही थी, जो मैकाले से यहाँ से निकल रही थी। आपकी मैकाले श्रेणी से एक नदी निकल रही थी ना जी, मान लीजिए मैकाले हो गया, और यहाँ से निकल रही थी महानदी। तो इसको हम बताए थे उस समय, उस वीडियो में भी आपको बताए थे कि मैकाले से निकलती है तो महानदी क्या करती है, गरजात पहाड़ियों को काटती हुई निकलती है दो बगल में। तो इसी के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर मैदान का या निक्षेप करके मैदान का निर्माण किया गया है। ये तो महानदी हो गई। इसके साथ साथ यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ होगी, और कौन कौन सी नदी हो जाएगी,
नदी भी कभी चित्ररेखी में बना ले, ताकि एक बार हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट। ब्राह्मणी महानदी वैतरणी, इसमें ब्राह्मणी नदी, ठीक है, वैतरणी नदी थी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी ब्राह्मणी नदी, ये बोल सकते हैं वैतरणी नदी, और ये है आपकी स्वर्णरेखा नदी। इसका कुल जो क्षेत्रफल है 76,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गरजात की पहाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 76,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ की पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है, सर्वोच्च चोटी हम बना लेंगे पहले। पहाड़ियों की औसत ऊंचाई यानी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। 900 मीटर औसत ऊंचाई। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। औसत ऊंचाई जो है इनका 900 मीटर। जो सर्वोच्च शिखर है ये है आपका मलयगिरी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है आपका 1187 मीटर, ठीक है। इतना आपको क्या याद रखना है, गरजात की पहाड़ियों में से याद रखना है, ठीक है। तो ये मैप आप एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम इसी को नोट, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से बन सकते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। चलिए, सबसे पहला बिंदु जो होगा वो क्या होगा कि गरजात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा की तटीय प्रदेशों में फैली है, ठीक है, यानी तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम लिखेंगे गरजात की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग, गरजात की पहाड़ी का पूर्वी भाग मैदानी क्षेत्र है जिसको मर्ग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कुल क्षेत्रफल 76,800 वर्ग किलोमीटर है। 76,800 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई जो है वो आपका 900 मीटर हो जाएगा। 900 मीटर। यहाँ की सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मलयगिरी। इसको लिख लेना है आपको, मलयगिरी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1187 मीटर है, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे इसमें
लिखेंगे महानदी, महानदी गरजात के पहाड़ियों को दो भागों में काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अन्य प्रमुख नदियां जो हैं, अन्य प्रमुख नदी जो है वो ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्णरेखा है। एक, दो, तीन, अब महानदी एक हो जाएगी चौथी। ये प्रमुख यहाँ क्या है, नदियां हैं। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है किससे, राजमहल की पहाड़ियों से। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये क्लास समझ में आया होगा। याद क्या रखना है, फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहले कि जो आपकी गरजात की जो पहाड़ियाँ है वो प्रमुख रूप से उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है, और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से इसका लगाव है। ठीक है। इसका जो पूर्वी भाग है वो पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है, जिसको मर्ग के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी भाग जो है वो आपका पठारीय क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है छोटी छोटी ऊंचाई वाली है, जिसकी औसत ऊंचाई अगर निकाला जाए तो 900 मीटर के आसपास है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो मलयगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। ठीक है। यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ है उसमें हम देखेंगे कि महानदी जो मैकाले से निकलती है और आपको गरजात की पहाड़ियों को काटते हुए दो भागों में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ साथ यहाँ कुछ सहायक नदियाँ जो है वो ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है, और एक स्वर्णरेखा नदी है। इतना हमको क्या करना है, याद रखना है बस। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।